तो बहुत दिनों से, इनफैक्ट कई मंथ से मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कमेंट्स में कि भैया एजुकेशन लोन के ऊपर बता दो, क्योंकि इस बार जो स्कॉलरशिप है वो नहीं निकली थी। पिछले 1.5 साल से जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप निकालती थी, जिस भरोसे बच्चे बैठे रहते थे, वो इस बार नहीं निकली थी। और काफी ज्यादा बच्चों की तरफ से प्रयास भी किया गया था, ऑफिस भी गया गया था डीएसडब्ल्यू के, बट उसके बाद भी स्कॉलरशिप नहीं निकल रही थी। तो एजुकेशन लोन की नीड बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ने लगी थी। और इसी वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स ही जाना चाहते थे एजुकेशन लोन मिलता कैसे है, क्या प्रोसेस होता है। बिकॉज कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, बैंक वाले कभी कोई डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, कभी कोई डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। ऑनलाइन क्या हम अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए? तो उसके लिए मैं एक ऐसे स्टूडेंट को लाया हूँ जो यूएसएआर में अभी पढ़ रहे हैं और कोर कमेटी के मेंबर हैं, जो ये सब चीजों को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारे साथ आशुतोष यहाँ पे प्रेजेंट है। और मैं चाहूंगा आशुतोष, आप सबसे पहले तो अपना बारे में थोड़ा सा बताएं। आप कौन से ईयर में हैं, अभी कौन सी ब्रांच में है, और बेसिकली जो आप अभी काम करते हैं कोर कमेटी में, क्या काम होता है, क्या होता है कोर कमेटी? So hello guys, my name is Kumar Ashutosh and I'm a second year student at USAR and my branch is BTech AI Data Science. So basically ये कोर कमेटी जो है हम स्टूडेंट्स की तरफ से एक इनिशिएटिव था जिसमें हमने प्रपोज किया था अपने टीचर्स को कि क्यों ना ऐसा करे कि कुछ बच्चे जो है वो मैनेजमेंट के साथ मिलकर ही अपने कॉलेज टाइम से ही थोड़ी बहुत मैनेजमेंट की चीजें सीखे। इससे क्या होगा कि स्टाफ पे भी प्रेशर कम पड़ेगा प्लस बच्चे भी थोड़ा मैनेजमेंट करना सीखेंगे। तो हमारे जो भी टीचर्स थे उनको ये बात सही लगा तो उन्होंने फिर इसको इम्प्लीमेंट किया। तो फिर फाइनली हम लोगों ने कोर कमेटी बनाई जिसके अंडर हम लोग जैसे बच्चों की रिपोर्टिंग करवाना हो गया वो करवाते हैं, कोई फेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करवाना है उसकी टीम्स वगैरह हम लोग डिसाइड करते हैं, और भी काफी चीजें हैं जो हम लोग मैनेज करते हैं। तो मतलब काफी अच्छी चीज है आशुतोष ये, जिससे काफी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिलेगी। तो अभी हम आज का जो मेन टॉपिक हमने रखा है वीडियो का, उस पे आते हैं। तो बेसिकली लोन्स के ऊपर बहुत स्टूडेंट्स रहते हैं, कोई भी एडमिशन लेता है। खाली आईपी यूनिवर्सिटी की बात नहीं करेंगे हम साथ में, और कॉलेज की बात करेंगे क्या प्रोसेस होता है। तो बहुत एक मेजर इंडिया में प्रॉब्लम बन चुकी है कि लोन कैसे ले, क्योंकि पेरेंट्स भी स्टूडेंट्स के साथ धक्के खाने पड़ते हैं, अलग अलग बैंकों में जाना पड़ता है। और कॉलेज की तरफ से जो फैकल्टी होती है, हर जगह उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बेसिकली एजुकेशन लोन लेना पॉसिबल है अगर हम खाली बीटेक की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम एक ओवरऑल जनरल ले लेते हैं कि अगर हम इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो क्या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, चाहे अंडर ग्रेजुएशन हो, चाहे डिप्लोमा हो, अगर हम फाइनेंशियली उतने कैपेबल नहीं हैं या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स कैपेबल नहीं हैं, तो क्या एक एजुकेशन लोन की सुविधा अवेलेबल है किसी भी स्टूडेंट के लिए? सबसे पहली बात तो ये कि हाँ एजुकेशन लोन में सबको मिल सकता है, लेकिन जो बच्चे डिस्टेंस लर्निंग को ऑप्ट कर रहे हैं उनकी फीस भी कम होती है, पर इन केस अगर किसी स्पेशल सिनेरियो में उनको जरूरत पड़े तो उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। दूसरा केस मैं ये सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि एजुकेशन लोन तभी लो जब वो आपकी या तो नीड हो या फिर आपको किसी बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा हो जहाँ की फीस थोड़ी हाई है, उस केस में आप एजुकेशन लोन लो। क्योंकि एजुकेशन लोन लेना मतलब एक तरह से वो है कि लोन आप जानते हो कि बैंक से आप लोन ले रहे हो, आपको मंथली इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो वो एक है हेक्टिक चीज है। क्योंकि अगर आप वो पे नहीं करोगे तो फाइन अल्टीमेटली वो आएगा आपके पेरेंट्स के ऊपर ही वो बर्डन। तो एजुकेशन लोन जहां तक हो सके मैं सजेस्ट करता हूँ कि ना लो, पर अगर मजबूरी है या उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है तो बिल्कुल गो फॉर इट। ओके, तो मेरा मतलब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि एजुकेशन लोन क्या इस तरीके का भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है कि जिसमें आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना होता, जिसमें जितना आपने दिया है उतना ही आपको बैक करना होता है, या सिर्फ हमें नहीं, इंटरेस्ट पे? ऐसा ऐसा तो स्कीम नहीं है कि आपको इंटरेस्ट पे ना करना पड़े, लेकिन हाँ अगर आपकी पेरेंटल इनकम 4.5 लाख से कम है तो आपको आपके लोन पे सब्सिडी मिल जाती है। या तो इस सब्सिडी मिल जाती है या फिर कुछ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा रिबेट मिल जाता है, हम्म। अराउंड 0.5% समथिंग। एंड यही है दो केस सिनेरियो। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं कि लाइक अगर अभी आईपी यूनिवर्सिटी की बात हटा देते हैं। अभी अगर मैं किसी जनरल एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए डीयू में मैं पढ़ रहा हूँ और मैं बीएससी कर रहा हूँ, तो मुझे लोन चाहिए, एजुकेशन लोन। तो मैं कैसे इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? क्या ऑनलाइन बेटर रहेगा या ऑफलाइन बेटर रहेगा? हाँ, पहली बात तो ये कि आप किसी भी कोर्स में हो, अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स में इनरोल्ड हो तो आप एजुकेशन लोन के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा बात रहा कि आप को ऑनलाइन प्रेफर करना चाहिए ऑफलाइन, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन इज
प्रेफरेबल, क्योंकि ऑनलाइन में क्या है कि आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे ज्यादा। प्लस क्या है, ऑनलाइन बहुत सारी स्कीम्स भी है, जैसे गवर्नमेंट ने अपनी खुद की एक वेबसाइट लॉन्च की है, जन समर्थ करके, जिनकी पेरेंटल इनकम 4.5 लाख से कम है। वो उस वेबसाइट पे जाके वो उसी के थ्रू एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वहां पे उनको ऑन द स्पॉट जो है सब्सिडी वगैरह सबकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन हाँ, वो वेबसाइट सिर्फ उनके लिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है। बाकी जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो अदर देन ईडब्ल्यूएस होते हैं, तो उनके लिए दूसरी वेबसाइट है विद्या लक्ष्मी। वो वहां पे जाकर भी एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसमें सबसे बड़ा जो आई वुड से प्लस पॉइंट ये है कि आप एक ही साथ मल्टीपल बैंक्स में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वही अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो आपको अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग चक्कर काटने पड़ते हैं, अलग अलग दिन अलग अलग बैंक में जाना पड़ता। सबके वो अलग अलग होते हैं, किसी के यहाँ आपको मिलता, किसी के यहाँ नहीं मिलता, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है। तो वो सारी प्रॉब्लम जो है ऑनलाइन में आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। ओके, तो एक मेरा इसी में से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है कि लाइक ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव है वो अलग है, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे भी कुछ ऐसे अलग अलग स्कीम्स हैं कि जैसे कोई यूनिवर्सिटी ने अपने लेवल पे एजुकेशन लोन की स्कीम निकाली हुई है अपने बैंक के साथ कोलैब करके। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि जो आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, अगर उसका कोई बैंक ब्रांच है हम्म। या उस यूनिवर्सिटी का बैंक अकाउंट जिस ब्रांच में है, प्रेफर प्रेफर यही किया जाता है कि आप उसी बैंक से जाके लोन लो, अगर आप ऑफलाइन के लिए जा रहे हो तो। क्योंकि उस बैंक को पता होता है कि उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर रखा है, तो उन्हें पूरा प्रोसेस पता है और सारे डॉक्यूमेंटेशन पता है, तो वो आपको ऑन द स्पॉट सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन वही अगर आप दूसरे बैंक्स में जाओगे तो वो आपको काफी भगाएंगे कि आज आपका ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, आज आपका ये डिक्लेरेशन नहीं है। और बाकी आउटसाइड में ये भी है कि अगर आप गवर्नमेंट बैंक में जाते हो तो वो वहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम पड़ेगा, लेकिन भागना बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का तो आपको सिस्टम पता है कि वो बहुत सुस्त होता है। दूसरा, प्राइवेट में आपको मिल बहुत जल्दी जाएगा स्कॉलरशिप, और आप जितना चाहोगे उतना मिल जाएगा, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई पे करना पड़ेगा उसका। आई थिंक 12 से लेके 16% तक वेरी करता है, और ये काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा। ओके, तो अब आ जाते हैं वापस से अपने प्रोसेस पे। अभी तक ये हमने एक बेस तैयार किया है कि कौन कौन कैसे कैसे ले सकता है, क्या रहता है इंडिया में लोन के ऊपर। अब ये है कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है कि इनकम के बेसिस पे भी रहता है, परसेंटेज के बेसिस पे भी रहता है, या रिजर्वेशन के बेसिस पे। तो एक एलिजिबिलिटी क्या है अगर किसी स्टूडेंट को लोन लेना है? एलिजिबिलिटी में सबसे मेन चीज जो देखी जाती है वो है, पहली आपकी पेरेंटल इनकम, दूसरी आप जो डिग्री परस्यू कर रहे हो वो किस मोड में कर रहे हो, आप फुल टाइम स्टूडेंट हो या फिर डिस्टेंट लर्निंग आपने ऑप्ट किया, दूसरा ये है। यही दो मेन क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर आपको लोन देना है नहीं देना, ये बात बैंक डिसाइड करती है। ओके, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं एक बीटेक स्टूडेंट पे, क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो ऑडियंस है वो आईपी यूनिवर्सिटी से है, और जनरली बीटेक में फीस ज़्यादा होती है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ज़्यादा नीड होती है इसकी। तो अगर कोई फर्स्ट ईयर में आया है और उसे एक लोन लेना है और वो फर्स्ट ईयर की फीस भी कैपेबल नहीं है पे करने के लिए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम पहले ही लोन ले लें एडमिशन के टाइम? इस क्वेश्चन को ना मैं दो पार्ट्स में बाइफरकेट करना चाहूंगा। पहला, नॉर्मल सिनेरियो कि आप एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, आपने एडमिशन लिया, तो उस केस में आपको क्या करना है नॉर्मली। तो सबसे पहला बात तो ये कि आपको जो फर्स्ट ईयर की फीस है वो खुद अरेंज करनी पड़ती है, जिसमें आपका सीट एक्सेप्टेंस फी आती है, प्लस जो रिमेनिंग फी है वो आपको खुद अरेंज करनी पड़ती है। उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाएगा और आपको एडमिशन लेटर कॉलेज से मिल जाएगा, उसके बाद आपको कॉलेज से 3-4 डॉक्यूमेंट अरेंज करवाने हैं, जिसमें एक आता है आपका बोनाफाइड स्टूडेंट, कि हाँ आप यहाँ के स्टूडेंट हो और आप अच्छे स्टूडेंट हो। दूसरा, एडमिशन लेटर, या किसी किसी केस में बैंक जो है आईडी कार्ड भी मांग लेते हैं, तो वो चीज। और तीसरा, आपका फीस स्ट्रक्चर पूरे 4 साल। ये 3-4 डॉक्यूमेंट है जो आपको कॉलेज के एंड से चाहिए। ये डॉक्यूमेंट लेके प्लस आपके जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ एड्रेस प्रूफ एंड ऑल है, फिर वो डॉक्यूमेंट्स लेके आपको बैंक जाना है। वहां पे जाके आपको एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना है, रेस्ट ऑफ द प्रोसेस वो आपको बता देंगे। उसके बाद आपकी फर्स्ट ईयर की फीस जो आपने खुद पे की थी वो आपके अकाउंट में आ जाएगी डायरेक्ट। उसके बाद जैसे ही सेकंड ईयर की फी की नोटिफिकेशन आती है कि अब आपको सेकंड ईयर की फी पे करनी है, आपको दोबारा बैंक जाना है और उनको बताना पड़ेगा कि मेरे को अब मेरी सेकंड ईयर की फी पे करनी है, तो वो आपके एंड पे फी पे कर देंगे। फी पे करने के वो फी पे करते हैं जनरली एनईएफटी के थ्रू। तो आपका एक यूटीआर नंबर जनरेट होता है, वो यूटीआर नंबर लेके आपको कॉलेज में जाके सबमिट करना होगा कि सर ये मेरा यूटीआर नंबर है और मैंने अपनी फीस के थ्रू सबमिट की है। किसी किसी केस में कॉलेज जो है वो डिमांड कर लेता है कि आपको ना कोई मतलब स्लिप भी देनी है, तो आप बैंक से डिमांड भी कर सकते हैं कि आपने ये जो एनईएफटी की है
मेरे को इसकी एक स्लिप भी चाहिए कि मुझे कॉलेज में वो सबमिट करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस देखते हैं हम, जिसमें बच्चा जो है वो फर्स्ट ईयर की फीस भी खुद अरेंज नहीं कर सकता। और ऐसा एक केस आया था हमारे पास जब मैं लास्ट ईयर की रिपोर्टिंग करवा रहा था। तो उसमें हम लोग, वो पहला केस था जो हमने फेस किया था ऐसा, जिसमें बच्चे के पास स्टार्टिंग में ही फीस नहीं थी देने के लिए फर्स्ट ईयर की। तो उसने क्या किया था, उसने ऑनलाइन ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई, एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर दिया था। और उसको ऑनलाइन सैंक्शन भी हो गया था कि ऑनलाइन में आपका एडमिशन लेटर देना कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। तो वो वहां से उसका सैंक्शन हो गया था, तो उसने फर्स्ट ईयर की फी उसी के थ्रू पे कर दी थी। हालांकि वो स्पेशल केस था, तो उसको डीन मैम के पास एंड जो हमारे सर थे उनके पास भेजा, ताकि वो इस मामले को देख सके। लास्ट में फिर उसका एडमिशन हो गया। तो हाँ, ये केस भी है जिसमें आप उससे पहले, एडमिशन से पहले भी लोन ले सकते हो। ओके, तो उसके लिए सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है या ऑफलाइन करना पड़ता है? ऑफलाइन कर सकते हो, लेकिन वही बात है, अगर बैंक ने एजुकेशन लोन में आपसे ये डिमांड कर दी कि आप यूनिवर्सिटी का कोई प्रूफ लाओ या हम्म। यूनिवर्सिटी की फीस स्ट्रक्चर लाओ, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ये ऑनलाइन ज्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गई ये चीजें, और स्टूडेंट्स को भी हो रही होंगी। अब ये आता है कि डॉक्यूमेंट्स एक बार आप बता दो कि एक जनरल जितने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैटेगरी वाइज, या जो भी आप एक जनरल में जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एक एजुकेशन लोन के लिए, और जो हमें सबमिट करने होते हैं कॉलेज में हाँ, भी। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज एंड से चाहिए वो मैंने बता ही दिया था कि बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट, फीस स्ट्रक्चर 4 इयर्स की, एडमिशन स्लिप एंड कॉलेज आईडी कार्ड सम केसेस में। उसके बाद फिर आता है आपकी मार्कशीट, जिसमें 10th 12th की मार्कशीट मानी जाती है। उसके बाद प्रूफ ऑफ इनकम, पेरेंटल इनकम। और उसके बाद आपका है, आपका अगर कोई लैंड रिकॉर्ड है, जैसे अगर आप 7.5 लाख से ज्यादा की के लिए अप्लाई करते हो तो आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी कुछ। तो उसमें आपके लैंड रिकॉर्ड्स, आपके पास कोई व्हीकल वगैरह है तो उन सब का रिकॉर्ड भी आपको देना पड़ेगा। और बाकी वही प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड फादर का या मदर का पैन कार्ड। एंड ये है बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए। लास्ट में अगर आप 7.5 से कम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म एक्स्ट्रा मांगा जाता है आपसे। ओके, तो मैक्सिमम रेंज क्या होती है आशुतोष इसमें, रेंज अप्लाई करने लोन की? इसमें बेसिकली 3 कैटेगरीज आती है जब आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हो। आप ये, जिसमें पहला केस आता है जब अगर आपको अप टू 4 लाख तक आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी, आपको कोई गारंटर नहीं देना पड़ेगा, आपको वो आसानी से सैंक्शन हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी आती है जिसमें आप 4 लाख से लेके अप टू 7.5 लाख के लिए अप्लाई कर रहे हो। उस केस में आपको एक गारंटर देना पड़ेगा, जो कि आपके बिहाफ पे ये स्टेटमेंट देगा कि हाँ, ये जो है ये अमाउंट पे कर सकते हैं, इनकी कैपेबिलिटी है ये। लेकिन अगर आपको 7.5 लाख से ज्यादा की स्कॉलरशिप चाहिए तो उस केस में आपको आपकी सिक्योरिटी भी रखवानी पड़ेगी कुछ, तभी आपको 7.5 से ज्यादा का लोन मिलेगा। और अब ये आता है कि लाइक हमने लोन ले लिया, ठीक है, बट उसकी क्या एक वो होती है कि इंटरेस्ट रेट कितना होता है, और गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ अवेलेबल है कि कम से कम इंटरेस्ट रेट पे स्टूडेंट्स को लोन मिल सके, उसकी टाइमलाइन और ये सब? एजुकेशन लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट बैंक्स में ऑब्वियसली कम है। तो गवर्नमेंट बैंक्स में रेंज जो है वो 8.5% से 10.5% तक चलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और वहीं प्राइवेट बैंक्स में वो 10 से लेके 16% तक वेरी करते हैं। ओके, और कितने टाइम में चुकाना होता है? और ये आपको जब आपने एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर दिया और आपने 4 साल की फीस भरवा ली एजुकेशन लोन के थ्रू। हाँ, तो टाइमलाइन के बारे में हम बात कर रहे थे। टाइमलाइन बेसिकली क्या होती है अगर एक स्टूडेंट की जॉब लग जाती है उस केस में, और अगर नहीं लगती है तो उस केस में क्या रहता है? अगर स्टूडेंट की जॉब लग गई फोर्थ ईयर के कैंपस प्लेसमेंट के टाइम पे, तो फिर वो फोर्थ ईयर के बाद से अपनी जो फी की इंस्टॉलमेंट है वो देना स्टार्ट कर देगा बैंक को। बट इन केस आपकी कैंपस प्लेसमेंट में नहीं लगी अब, तो आपको बैंक जो है 1 ईयर का टाइम देता है एक्स्ट्रा, जिसमें आपका काम होता है सिर्फ और सिर्फ जॉब ढूंढना। उस 1 ईयर के टाइम पर बैंक जो है आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा सा कम चार्ज करता है उस पीरियड के दौरान। और फिर उस पीरियड में अगर आपकी जॉब लग गई तो ठीक है, वरना फिर आपके पेरेंट्स को वो अल्टीमेटली 5th ईयर के बाद आपको भरना ही पड़ेगा वो। एंड उसमें क्या इंस्टॉलमेंट्स रहती है, मतलब वो कितने टाइम तक हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं आफ्टर द जॉब? मैक्सिमम टाइम जो है एजुकेशन लोन के लिए वो जनरली 20 ईयर्स रहता है, मैक्सिमम पॉसिबल इतने तक आपको मिल सकता है। पर जनरली जो है वो 7 to 8 ईयर्स अप टू 10 तक जाता है। ठीक है, तो
डॉक्यूमेंट्स की हमने बात कर ली है, एलिजिबिलिटी हमने बात कर ली है, प्रोसेस प्रोसेस हमने सब बात कर लिया है। तो आपके अकॉर्डिंग, जैसे आप अभी स्टूडेंट्स के इश्यूज देखते हो डेली बेसिस पे, आप ऐसे स्टूडेंट्स भी आपके पास आते हैं अलग अलग केसेस के, तो एक क्या आपको लगता है कि ऑफलाइन लेना सही है या ऑनलाइन लेना सही है, या कॉलेज वाले बैंक से लेना सही है, या फिर एक बाहर जाके हमें अप्लाई करना? कॉलेज वाले, आई वुड सजेस्ट सबसे फर्स्ट कि कॉलेज वाले बैंक के थ्रू करो, क्योंकि वो और वो भी इस उस केस में जब आपका बैंक जो है आपके कॉलेज में ही हो, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि इन केस आपको कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, तो आप ऑन द स्पॉट कॉलेज से बैंक जाके अपना सब कुछ करवा सकते हो। उसके बाद अगर ये केस नहीं होता तो दूसरे केस में भी आप कॉलेज के ही बैंक में करो, अगर वो बैंक आउटसाइड है तो भी। लेकिन अगर आपको इन दोनों के अलावा कहीं बाहर से अप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में मैं कहूंगा कि नहीं, आपको ऑनलाइन भी जाना प्रेफरेबल है। तो आपने जितने भी अभी रिसोर्सेज बताए हैं यहाँ पर, मैं चाहूंगा आप एक बार वो मेरे साथ शेयर कर देना, सो दैट मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हो। और आपके पास अगर कोई ऐसा यूट्यूब का ट्यूटोरियल हो जिसपे ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई कैसे करना होता है, तो वो भी आप शेयर कर देना, सो दैट स्टूडेंट थोड़ा सा ऑनलाइन कैसे होता है, या अगर आप लोग चाहते हो कि हम एक लाइव ट्यूटोरियल दिखाएं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें पूरा आशुतोष आपको प्रोसेस करके दिखाएं विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे, या दूसरा जो पोर्टल उन्होंने बताया है उस पे, तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर ज्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं तो एक पार्ट 2 हम उसके ऊपर ही बना देंगे, जिसमें लाइव ट्यूटोरियल हम आपको दिखाएंगे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है। बाकी जो भी अभी डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे बात हुई है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, लिंक आप डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी हमारी ऑलरेडी है स्टूडेंट्स की, जहाँ पे 100,000 ऑफ स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, तो आप जाके कनेक्ट कर सकते हो, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आशुतोष, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मतलब आपने काफी ज्यादा हेल्प करी है। और इस चीज में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं, बट आपका जो एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं वो काम जरूर से आएगा स्टूडेंट्स के। तो और कुछ आप ऐड करना चाहते हो उसमें एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो आप कर सकते हो। एट द एंड तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि एजुकेशन लोन तभी लेना जब आपको उससे अपॉर्चुनिटी अच्छी मिले, या आपकी मजबूरी हो, बस। ठीक है, तो गाइज हम इस वीडियो को एंड करते हैं। जो भी आपके कुछ और डाउट्स रह गए हो या कुछ हमसे मिस आउट हो गया हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। और आशुतोष भाई के लिए एक लाइक जरूर से बनता है इस वीडियो पे, क्योंकि इतना सब कुछ उन्होंने शेयर किया है। और आशुतोष, अगर आपसे कोई पर्सनली कनेक्ट करना चाहता है, आप यूएसएआर में स्टूडेंट हो और कोर कमेटी मेंबर हो, तो काफी चीजें मैनेज करते हो, तो कई सारे स्टूडेंट्स अगर आपसे कुछ कनेक्ट करना चाहते हैं, कॉन्टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? मेरे से स्टूडेंट्स जो है वो मेरी इंस्टा पे या फिर मेरे लिंक्डइन के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं दोनों पे ही एक्टिव रहता हूँ। ओके, तो इनका मैं लिंक्डइन का और इंस्टाग्राम का शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके कनेक्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ गाइज मिलते हैं अगले पार्ट में। जैसे मैंने बताया, कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट डाउन कर सकते हो, आशुतोष भी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे और मैं भी करूंगा। और अगर आप चाहते हो पार्ट 2 बने एक लाइव ट्यूटोरियल के ऊपर, तो वो भी बता सकते हो। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।